गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनीज़ में जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है उसके रिगार्डिंग। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंपनीज़ में जब सर्विस कर रहे होते हैं या उन्हें कोई जॉब चेंज करना होता है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हें रहता है अपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेके, या जिसे कहें हम लोग एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ को लेके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि नोटिस पीरियड जो है वो कंपनीज़ में जनरली 1 मंथ का होता है। कई कंपनीज़ में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड भी होता है। 2 मंथ्स इज़ रेयरली फाउंड कि 2 महीने का होता है, आइदर या तो 1 महीने का होता है या 3 महीने की नोटिस पीरियड होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी को रिज़ाइन करना होता है तो देर आर मैनी कन्फ्यूज़न कि रिज़ाइन कब करना है, नोटिस पीरियड रिज़ाइन करने के बाद से कब से काउंट होगा, एग्ज़िट डेट क्या रहेगी, और एग्ज़िट के दौरान उन्हें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, और यहाँ इस करंट कंपनीज से एग्ज़िट के दौरान उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे, या फिर जो नई कंपनी में वो जा रहे हैं ज्वाइन करने वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आज इन सभी कन्फ्यूजन्स को हम लोग दूर करेंगे सिलसिलेवार। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब भी रिज़ाइन करें तो रेजिग्नेशन जिस दिन आपने डाला है तो ये इंश्योर करें कि रेजिग्नेशन टाइमली एक्सेप्ट हो जाए आपके रिपोर्टिंग मैनेजर, और आगे अगर फर्दर एचआर की फॉर्मेलिटीज़ है या कंपनी के एमडी सीईओ के पास अगर वो एक्सेप्ट होना है, सिस्टम बेस्ड होना है या डॉक्यूमेंटेड होना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि तब तक वो रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि उससे जितनी भी लेयर से गुजरना है या जितनी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से गुजरना है वो वहाँ से अप्रूवल नहीं हो गया है। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से मेल डाल देते हैं या रेजिग्नेशन एचआर को सबमिट कर देते हैं या उनके इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर को, तो उन्हें लगता है कि हमने रिज़ाइन दे दिया, और उन्हें लगता है कि ठीक है, वो 15 दिन महीने भर करते रहते हैं, और जब उनका एग्ज़िट डेट आता है तो पता लगता है कि ये उनका मैनेजर या उनका एचआर बोलता है कि ये तो आपका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है रेजिग्नेशन। और तब तक क्या होता है कि उन्होंने जो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया होता है वहाँ वो कमिट कर चुके होते हैं उस रेजिग्नेशन के बेस पे कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं लोग इस चीज़ को लेके। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप रेजिग्नेशन देने के बाद सभी लेवल से उसे अप्रूवल करवाइए, और एक एचआर से एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसे बोलते हैं रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस होने के बाद एचआर डिपार्टमेंट एक नो ड्यूज़ फॉर्म इशू करता है जिसे आप सब डिपार्टमेंट्स में ले जाते हैं, और वहाँ के ड्यूज़ को आप राइट ऑफ करवा के आते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आप लाके एचआर में सबमिट करते हैं। उसके बाद आपकी जो भी सैलरी प्रोसेसिंग है या जो भी आपके पीएफ ग्रेच्युटी या आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट या और कोई भी फॉर्मेलिटीज़ है, लीव इन केस है, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपके ड्यूज़ आपके पेंडिंग चल रहे हैं, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या कुछ आपके नाम पे कुछ भी चीज़ इशू हो रखी है, तो सारी चीज़ें सेट ऑफ करने के बाद एचआर डिपार्टमेंट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि आपकी जो करंट सैलरी जो बन रही है, और आपके जो भी और अदर बेनिफिट्स जो एनुअल हैं या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हैं, या कुछ भी ऐसी पेंडिंग चीज़ जो आपको को मिलनी थी लेकिन अभी तक नहीं मिली, उन सबका कंप्लीट सिस्टम में चलाकर एक आपकी अर्निंग्स और डिडक्शंस का एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाती है। और जो लॉन्ग टर्म चीज़ें जैसे पीएफ है या ग्रेच्युटी, उनके फॉर्म्स की फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो आपको फॉर्म दे देती है, या फिर आपको एक्सप्लेन कर देती है कि ग्रेच्युटी आपको कब मिलेगी, आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कब मिलेगा, या मान लीजिए आपका लोन अगर इमीडिएटली राइट ऑफ करना है, कोई अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है तो उस चीज़ को भी वो सेट ऑफ करवा देती है। इमीडिएट करने का बोलेगी या उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए बोलेगी कि आप जाके बैंक से नो ड्यूज़ करवाइए इस चीज़ का, या अगर खुद का होता है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करके सब चीज़ों का कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट रेडी करती है। एक ये भी चीज़ है कि अब कई लोगों को ये लगता है कि अगर नोटिस पीरियड के दौरान मुझे अगर इमीडिएट रिज़ाइन करना हो और इमीडिएट निकलना हो तो आप कर सकते हैं। लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का, तो वो तो सर्व करना ही रहेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर है उसमें क्लियरली ये चीज़ लिखा रहता है कि आपका कंप्लीट कितना पेमेंट बनेगा,
इस चीज़ का। तो हमेशा आप ये देखिए कि वो बेसिक का डिडक्शन होगा, बेसिक, या फिर कंप्लीट सैलरी का डिडक्शन होगा। और आप नोटिस पीरियड जो है वो आप इमीडिएट रेजिग्नेशन देके या इमीडिएट रिलीविंग मांग सकते हैं। आप इमीडिएट रिलीविंग आप मांग सकते हैं। और आप अपने आपका जो सैलरी है उसका बेसिक, कंप्लीट ग्रोस सैलरी का नहीं, बेसिक का आप डिपॉजिट करा के आप 5-7 दिन के अंदर एग्ज़िट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हैंड ओवर टेक ओवर में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आनाकानी कर सकती है इस चीज़ के लिए कि मतलब आपको इतना जल्दी रिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो भी है। तो आप उसे बोल सकते हैं कि देखिए जो रेजिग्नेशन है उसमें 2 वे है, ये आप भी मुझे इमीडिएटली निकालते हैं तो 1 महीने की सैलरी दे के निकाल सकते हैं, और मैं भी इस चीज़ के लिए, आप इस चीज़ के लिए पाबंद है कि मैं भी अगर जल्दी जाना चाहूँ तो मुझे भी आप इमीडिएट रिलीव कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना कोऑपरेट कर सकता हूँ कि 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ में लेके आप उस हिसाब से ही सामने वाली कंपनी को कमिट कीजिए कि आपकी यहाँ की जनरल प्रैक्टिस क्या है। जो लोग रिज़ाइन करके जाते हैं उन लोगों का क्या रहता है, उन लोगों को क्या जल्दी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये चीज़ें आप देख लीजिए। और सामने वाली कंपनी हमेशा ध्यान रखिए कि आपसे एक तो रेजिग्नेशन का, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो वो आपका ऑफ़र लेटर इशू करते ही ये चीज़ मांगेगी कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया है तो उसका एक्सेप्टेंस दीजिए। दूसरी चीज़, आप अपना एक्सपीरियंस लेटर या नोड्यूज सर्टिफिकेट या रिलीविंग सर्टिफिकेट वो भी आप कलेक्ट कीजिए। जनरली क्या होता है, नोड्यूज़ या रिलीविंग एक ही चीज़ होती है, लेकिन एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। कई कंपनीज रिलीविंग को एक्सपीरियंस के साथ में इशू कर देती है, या नोड्यूज़ या रिलीविंग लेटर एक साथ इशू कर देती है एक ही नाम से। तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए। आपको क्या करना है, एक तो रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस, एक नोड्यूज़ के बेस पे जो भी आपको रिलीविंग मिल रही है वो, और एक्सपीरियंस लेटर। अगर रिलीविंग कम एक्सपीरियंस लेटर कंबाइंड बना देते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप अपनी जो लास्ट सैलरी स्लिप है, जो आपका सेटलमेंट हुआ है या जो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप है, अगर आपको सिस्टम से मिलती है तो आप उसे फिज़िकल फॉर्म में निकाल लीजिए, क्योंकि मे बी कि आपको रिज़ाइन करने के बाद आपका सिस्टम जो है या मेल आईडी ऑफ कर दी जाए या आप उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएँ। तो इट्स बेटर कि आप 3 महीने 6 महीने की सैलरीज़ निकाल लीजिए। कई लोग 1-1 साल की सैलरी स्लिप्स रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कई जगह वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल आपका इंसेंटिव्स होता है, तो उसमें ये रहता है कि आप आपको बोनस कब मिला था, या ये कोई बेनिफिट हो सकता है कि हर महीने नहीं क्रेडिट हो, कि किसी एक महीने में क्रेडिट हो। तो आपको सामने वाली कंपनी को नेगोशिएशन के दौरान एक्सप्लेन करने में उस चीज़ से आसानी हो जाती है कि मुझे कौन सा पेमेंट कब मिला है। तो आप ये चीज़ रख लीजिए, आप साल भर की सैलरी स्लिप रख लीजिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, अदरवाइज़ 3 महीने की तो चाहिए ही चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। फॉर्म 16 जो कंपनी इशू करती है आप वो दिखा सकते हैं, उसमें भी सब चीज़ें मेंशन होती है। और टैक्स कंप्यूटेशन की सीट आप दिखा सकते हैं, उसमें भी आपको पूरे साल के दौरान कितना टैक्स कटा है और कितनी आपकी सैलरी बनी है उसकी डिटेल होती है। तो काफ़ी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको ये प्रूव करने के लिए मिल जाते हैं सामने वाली कंपनी को कि आपकी सैलरी ग्रोस में कितनी थी और करंट सैलरी कितनी थी। और ये सब चीज़ें आप कलेक्ट करके रखिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको सामने वाली कंपनी में डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है और आप अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कंप्लीट करवाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कई लोगों को ये होता है कि पीएफ क्या रोक सकते हैं, क्या ग्रेच्युटी रोक सकते हैं क्या। तो आप ये ध्यान रखिए कि पीएफ और ग्रेच्युटी गवर्नमेंट के एक्ट के अधीन आती है, तो वो कोई भी कंपनी आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी नहीं रोक सकती। हाँ, उनके पास इतना पावर होता है कि वो उन्हें एनओसी देना, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं पीएफ के लिए या फिर ग्रेच्युटी इमीडिएटली जब आप रिलीव करके जा रहे होते हैं, तो उनके पास ये पावर होता है कि वो आपका कुछ ड्यू हो पेमेंट या कुछ बैंक का लोन चल रहा हो या आपने कुछ ऐसी चीज़ का नुकसान कर दिया हो, तो उसके अगेंस्ट में उसको वो कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं पेमेंट को, बट वो हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। वो ग्रेच्युटी आपको उन्हें देनी ही होगी। और आपका पीएफ जो है वो गवर्नमेंट से प्रोसेस होता है, तो वो आज मिले कल मिले, वो नॉर्मल में मिले, एनओसी दे के मिले या केस लड़के मिले, बट वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए पीएफ के और ग्रेच्युटी के पैसे के लिए आप ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट में फ़ाइट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अर्निंग मनी और गवर्नमेंट के तहत आती है। तो ये चीज़ है। अगर आपको कोई भी और भी कोई कन्फ्यूजन हो अपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही है
आपने अगर रिज़ाइन दिया है और अगर आपको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है तो आपको किस चीज़ का डॉक्यूमेंट इशू हो गया है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, उस चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार पॉइंट बाइज पॉइंट आपको गाइड कर दूंगा इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। और मैं इस तरह के वीडियो आगे भी लाता रहूँगा आप लोगों की हेल्प के लिए। थैंक यू वेरी मच।